हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बात की थी कोलाइडी विलयन के बारे में। कौन कौन से उसके मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में हमने बात की थी, और उसके दौरान हमने बात की थी कि किसी विलयन की हम कैसे पहचान करें कि वह कोलाइडी विलयन है या नहीं। तो हमने वहां देखा था कि कोलाइडी विलयन की पहचान करने की एक छोटी सी विधि के बारे में हमने बात की थी, और उसका नाम हमने दिया था टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बारे में हमने पिछले वीडियो में जान लिया है कि टिंडल प्रभाव क्या है, कैसे ये दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे कोलाइड के गुणधर्मों के बारे में। कोलाइड के गुणधर्मों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता देता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते हैं इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंच जाए। और इसी चैप्टर की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कोलाइड के गुणधर्मों के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने देखा था कि कोलाइड की पहचान कैसे करें। उसके लिए हमने दो बीकर में दो विलयन लिए थे। एक बीकर में तो था CuSO4 का विलयन यानी कॉपर सल्फेट का विलयन था, और दूसरा जो बीकर था उसमें हमने दूध व जल का मिश्रण लिया था। कोलाइडी विलयन की पहचान करने के लिए हमें पता है कि टिंडल प्रभाव दर्शाना जरूरी है, और वो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी विलयन से रिलेटेड है। तो इस क्रियाकलाप में हमने देखा था कि यहां पर कोई प्रकाश का स्रोत था, लाइट सोर्स, कोई भी प्रकाश का स्रोत हमने यहां रखा, और जब उसकी प्रकाश की किरणों को इन दोनों बीकरों से गुजारा था तो हमने देखा था कि बीकर ऐसे जो प्रकाश की किरण जब विलयन से गुजरती है तो उसके प्रकाश को चमकता हुआ नहीं दिखाती है, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश की किरणें बीकर बी में प्रवेश करती है तो वहां पर इसका मार्ग चमकता हुआ दिखाई दे जाता है। यानी यहाँ का जो मार्ग होगा वह कैसा होगा? प्रकाशमान होगा, प्रदीप्तिमान होगा। यानी यहाँ पर प्रकाश की किरणें इस विलयन को चमका देती है। तो यहां हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट का विलयन जो है टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, और दूध व जल का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो इस आधार पर हमने देखा था टिंडल प्रभाव और कोलाइडी विलयन के बारे में। तो जो टिंडल प्रभाव दर्शाता है वह कोलाइडी विलयन है, और जो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है वह कोलाइडी विलयन नहीं है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ये कोलाइडी विलयन नहीं है, जबकि दूध और जल का मिश्रण जो है ये क्या है? कोलाइडी विलयन है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं कोलाइड के गुणधर्मों के बारे में, कि कोलाइडी विलयन में जो विलेयी और विलायक होते हैं इनके गुणधर्म कौन कौन से हैं और क्या क्या गुणधर्म इनके हैं। तो हमारा हेडिंग होगा कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड के गुणधर्म, कौन कौन से गुण हैं कोलाइड के जो हमें जानने जरूरी हैं। सबसे पहला और मुख्य गुणधर्म है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह एक विषमांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण क्या है इस बारे में हम पिछले 2-3 वीडियो में
बहुत अच्छी तरह बात कर चुके हैं और बार बार ये नाम आ रहा था, तो बार बार मैं बता रहा था कि विषमांगी मिश्रण क्या है। इसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण गुणधर्म है इसका वो यह है कि कोलाइड कणों का आकार छोटा होता है और छोटा आकार होने के कारण हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोलाइड कणों का आकार छोटा होता है और इस छोटे आकार के कारण ही इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते। अब आप लोग कहोगे कि आंखों से नहीं देख सकते तो किससे देखेंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि नग्न आंखों से हम इसे नहीं देख सकते। इसके लिए या तो किसी आवर्धक लेंस की आवश्यकता होगी या किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, उससे हम इनको देख सकते हैं। यानी कोलाइड कण जो होते हैं ये आकार में बिल्कुल छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते। इसके बाद में आता है कि कोलाइड कण जो होते हैं ना, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अभी अभी मैंने बताया था टिंडल प्रभाव वाला एग्जाम्पल देके, तो वहां पर प्रकाश को प्रदीप्तिमान कर रहा था, प्रकाश का मार्ग जो है प्रदीप्त हो रहा था। किसकी वजह से? कोलाइड के कणों की वजह से। यानी दूध और जल का जो मिश्रण था उसमें जो कण थे उन कोलाइड कणों के कारण ही तो वो प्रकाश का जो मार्ग था वो प्रदीप्तिमान हो रहा था। तो कोलाइड के कण जो है, कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाकर उसके मार्ग को या तो आप लोग लिख सकते हैं चमकाता है या दृश्य बनाता है। तो उसके मार्ग को दृश्य बनाता है। हमने जाना कि कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? फैला देते हैं और प्रकाश की किरण को फैलाकर उसके मार्ग को क्या कर देते हैं? दृश्य बनाते हैं। अगला है कि कोलाइड कण विलयन को शांत छोड़ने पर तल में बैठ जाते हैं। जैसे ही हमने विलयन को शांत छोड़ा, कोलाइड कण जो है विलयन को शांत छोड़ने पर तल पर बैठ जाते हैं। तल पर बैठ जाते हैं और तल पर बैठने का मतलब है कि ये इसकी प्रकृति अगर आप लोगों से पूछी जाए तो ये कैसी है? स्थायी प्रवृत्ति है। प्रश्न पूछा जा सकता है कोलाइड का गुण है स्थायी, अस्थायी, विषमांगी, सममांगी या विषमांगी नहीं हो के और आ सकता है, क्योंकि विषमांगी तो गुण है, स्थायी भी गुण है। तो ऑप्शन में स्थायी और अस्थायी अगर दिया हुआ हो तो वहां हमें पता होना चाहिए कि कोलाइड का जो गुण है वो क्या है? वह स्थायी होते हैं। नेक्स्ट इसका गुणधर्म है कि छानन विधि द्वारा हम मिश्रण को अलग करते हैं, लेकिन कोलाइड को हम छानन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसके पृथक्करण के लिए एक विधि है, नाम सुना होगा आपने, अपकेंद्रीकरण। तो हम लिख सकते हैं कि छानन विधि द्वारा कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु छानन विधि द्वारा कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु अपकेंद्रीकरण भी हम कह सकते हैं, अपकेंद्रण भी हम कह सकते हैं। तो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा
पृथक किया जा सकता है। पृथक किया जा सकता है, यानी छानन विधि जो है कि विलयन को हम छानकर कणों को पृथक करते थे, लेकिन कोलाइड को हम छानन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, लेकिन अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रण एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको जो कण हैं इनको हम पृथक कर सकते हैं। यानी इनके जो कण हैं उनको पृथक करने के लिए हमें अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग करना होगा। ये होते हैं कोलाइड के गुणधर्म। एक बार रिपीट करते हैं कि कोलाइड के गुणधर्म कौन कौन से हैं। सबसे पहला और मुख्य गुणधर्म है कि कोलाइड जो है कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। और जहां तक है यहां से ही प्रश्न पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है तो वहां पर सीधा सा प्रश्न पूछते हैं कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो वहां आप लोगों को कोलाइड विलयन और कई विलयनों के बारे में 4 ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन होगा कोलाइडी विलयन। या डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कोलाइडी विलयन कैसा मिश्रण है, तो हमें पता होना चाहिए कि कोलाइड हो या कोलाइडी विलयन हो, मिश्रण कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। दूसरा जो मुख्य गुण है यह है कि कोलाइड कणों का आकार छोटा होता है। आकार कैसा होता है, छोटा होता है, और छोटे आकार के कारण ही हम इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात इनको देखने के लिए आवर्धक लेंस की आवश्यकता होगी। इसके बाद में आता है कि कोलाइड के कण जो होते हैं प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैलाते हैं। हमने देखा है टिंडल प्रभाव में कि किसी बीकर में रखे विलयन से जब हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो अगर मान लो वह कोलाइडी विलयन है, जो विलयन है वो कोलाइडी विलयन है, या पात्र में जो विलयन है उसकी प्रकृति कोलाइड प्रकृति है, तो जैसे ही प्रकाश की किरण उसमें से गुजारेंगे तो उस प्रकाश की किरण को क्या करता है, वह फैला देता है और फैलाकर उसको दृश्य भी बनाता है। तो हमने देखा है कि किसी विलयन में से प्रकाश की किरण गुजारने पर अगर उस पात्र के अंदर विलयन का जो विलयन में प्रकाश का मार्ग है चमकता हुआ दिखाई देता है, तो वह विलयन कैसा विलयन होगा, कोलाइडी विलयन होगा। अगर चमकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो वह कोलाइडी विलयन नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कोलाइडी विलयन की पहचान कैसे करें, इसके बारे में हम वहां पर बात कर चुके थे। और पहचान कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे कि किसी पात्र में, पारदर्शी पात्र में हम विलयन लेंगे और किसी प्रकाश स्रोत से उसकी प्रकाश की किरण उससे गुजारेंगे। अगर उस विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है तो वह 100% कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है। तो इस आधार पर हमने देखा कि कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाकर उसके मार्ग को कैसा बनाते हैं, दृश्य बनाते हैं। कोलाइडी विलयन को अगर हम शांत छोड़ देते हैं तो कोलाइड कण क्या होते हैं, तल पर बैठ जाते हैं, यानी वह कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। महत्वपूर्ण गुण है कि छानन विधि द्वारा कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन में हमने देखा था कुछ विलयन ऐसे थे जिनको हम छानन विधि द्वारा पृथक कर लेते थे, निलंबन में भी ऐसा था। लेकिन कोलाइडी विलयन में छानन विधि द्वारा हम कोलाइड कणों को पृथक नहीं कर सकते, लेकिन इसके पृथक्करण के लिए एक विधि है। वो कौन सी है, अपकेंद्रीकरण विधि। यानी अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा हम छानन विधि से नहीं कर सकते, लेकिन अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा हम कोलाइड के कणों को पृथक कर सकते हैं। इसके बाद में यहां तक होते हैं कोलाइडी विलयन के या कोलाइड के गुणधर्म। तो पूछा जा सकता है आप लोगों से, छोटे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, कोलाइड के गुणधर्म लिखिए या कोलाइडी विलयन के गुणधर्म लिखिए। तो आप लोगों को ये 4-5 जो गुणधर्म हैं वो वहां पर मेंशन करने हैं, वहां पर लिखने होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि कोलाइडी विलयन जो होता है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। अब आप लोग कहोगे कि सर कोलाइडी विलयन तो पता चल गया, लेकिन ये परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो आप लोगों को बता दूं
कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जब दोनों सम्मिलित होते हैं तो उसके बाद में ही क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। अगर किसी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों स्थितियां दिखाई देती है तो हम उसको कोलाइडी विलयन कहेंगे। लेकिन ये पता कैसे चले कि परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम क्या है, तो उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखते हैं कि कोलाइडी विलयन जो है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कैसे कोलाइडी विलयन में रहते हैं और कैसे वो कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोलाइड विलयन जो है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था से कैसे मिलकर बनता है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कोलाइड विलयन जो है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से क्या बनता है, कोलाइडी विलयन या कोलाइड विलयन बनता है। अब बात करते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था होती क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है विलेयी पदार्थ की तरह का ही क्या होती है, ये घटक होती है। तो हम देखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था जो है कैसी है, विलेयी पदार्थ की तरह का क्या है, घटक है। विलेयी पदार्थ की तरह का घटक है। जैसे विलयन में हमने देखा था विलेयी और विलायक दो पदार्थ जब मिल रहे थे तब जाके क्या बन रहा था, विलयन बन रहा था। वैसे ही परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम मिलकर क्या बना रहे हैं, कोलाइड विलयन बना रहे हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वह कैसा घटक है, विलेयी पदार्थ की तरह का घटक है। जैसे विलयन में विलेय होता था वैसे ही कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था किसका काम कर रही है, विलेयी पदार्थ का काम कर रही है। और ये जो है कोलाइड के रूप में, कोलाइडल के रूप में, ध्यान रखना ये कोलाइडल के रूप में भी इसको हम कह सकते हैं कि ये कोलाइडल के रूप में उपस्थित होता है। किसमें, कोलाइडी विलयन में। अगर पूछ लिया जाए कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडल का नाम बताइए या कोलाइडल का कार्य कौन करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वह कोलाइडल का कार्य करती है या कोलाइडल के रूप में उपस्थित होती है। अब बात करते हैं कि परिक्षेपण माध्यम क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है वही क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। तो हम लिख सकते हैं कि वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है वही क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है। यहां पर जो माध्यम है वह ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि परिक्षेपण माध्यम की जो अवस्था है वो ठोस रूप में भी हो सकता है, द्रव रूप में भी हो सकता है और गैस रूप में भी हो सकता है। तो हम ये जान चुके हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है। हमने जाना कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो है विलेयी पदार्थ की तरह का घटक है और ये कोलाइडल के रूप में कार्य करता है। परिक्षेपण माध्यम की अगर हम बात करें तो परिक्षेपण माध्यम वह घटक है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है। निलंबित का मतलब यहाँ पर निलंबन है और निलंबन क्या होता है हम अच्छी तरह जान चुके हैं। अगर आप लोगों को निलंबन के बारे में जानना है
तो पिछले जो वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाइए और वहां से जाके जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको सीधा वहां पहुंचा देंगे। तो वहां पर जो थंबनेल है आप देख लेना कि निलंबन के बारे में कौन सा वीडियो है, वहां से आप लोग उसको आसानी से देख सकते हो। यह ध्यान रखने योग्य ये बात है कि परिक्षेपण जो माध्यम है उसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में पदार्थ हो सकता है। अब बात करते हैं कि कोलाइडी विलयन को प्रदर्शित करने वाले कुछ उदाहरण हैं, वो कौन कौन से हैं, कैसे हम उनको जान सकते हैं। तो लिखेंगे, अब हेडिंग लिखेंगे कि कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, और कैसे वर्गीकृत किया गया उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप लोग हेडिंग के रूप में हेडिंग डालकर लिख सकते हैं कि कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था, कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार, परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। तो ये वर्गीकरण जो है हम देखेंगे कोलाइडल के उदाहरणों को लेकर। तो यहां हमने देखा है कि कोलाइडी विलयन जो है या कोलाइड विलयन जो है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों से मिलकर बना है, और यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था जो है विलेय पदार्थ की तरह कार्य करती है या विलेय पदार्थ की तरह का घटक होता है, और ये कोलाइडल के रूप में उपस्थित होता है। यहां से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडल के रूप में कौन होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो कोलाइडल के रूप में कोलाइडी विलयन में होती है। इधर बात करते हैं परिक्षेपण माध्यम की, तो ये वह घटक होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है। निलंबन के बारे में जानने के लिए आप लोगों को दूसरे वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हो। यहाँ मुख्य बात यह है कि परिक्षेपण माध्यम में जो पदार्थ रहेगा तो वह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में रह सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम की अवस्था ठोस, द्रव, गैस तीन हो गई, इनके आधार पर और परिक्षिप्त प्रावस्था का के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। किन किन भागों में हम उनको वर्गीकृत करेंगे अभी हम देखते हैं कि परिक्षेपण माध्यम की जो तीनों अवस्थाएं हैं और परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके अनुसार कोलाइड को कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उसके हम उदाहरण लेके और अभी बात करेंगे। कोलाइड्स के सामान्य उदाहरणों के बारे में हम बात करते हैं। तो एक तरफ तो देखो सारणी जो दी हुई है इसमें दिया हुआ है, एक तरफ तो है परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरे कॉलम में परिक्षेपण माध्यम है, तीसरे कॉलम में इनका प्रकार दिया हुआ है कि किस प्रकार का कोलाइड्स बनेगा, और चौथे जो कॉलम है उसमें उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो हमें एरोसोल प्राप्त होता है, और इसके उदाहरण हैं कोहरा, बादल और कुहासा। जब ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था हो और गैस परिक्षेपण माध्यम हो तब भी हमें एरोसोल प्राप्त होता है, और इसके उदाहरण हैं धुआं, स्वचालित वाहन का निथार आदि। जब परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो हमें प्रोम प्राप्त होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर शेविंग क्रीम। अगला, जब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो तो हमें
इमल्सन प्राप्त होता है। इसके उदाहरण हैं दूध, फेस क्रीम आदि। जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो हमें सोल प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़। जब परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो, परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो हमें क्या प्राप्त होता है? फोम प्राप्त होता है। और इसके उदाहरण हैं फोम, रबड़, स्पंज और प्योमिस। जब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो हमें जेल प्राप्त होता है। इसके उदाहरण हैं जेली, पनीर और मक्खन। अंतिम जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो है ठोस, और परिक्षेपण माध्यम जब ठोस हो, यानी हम कह सकते हैं कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस हो तो हमें ठोस सोल प्राप्त होता है। यानी कोलाइड का प्रकार क्या हो गया? ठोस सोल। और इसके उदाहरण हमें दिए हुए हैं रंगीन रत्न पत्थर जो हैं और दूधिया कांच। इस प्रकार कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण और कोलाइड्स के हम प्रकार और उदाहरण देख चुके हैं। यानी अधिकतर जो प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से वो उदाहरण देकर पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का कोलाइड है। तो हमें 2-3 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम समान हो, एक जैसे हो, तो हमें किस प्रकार का कोलाइड प्राप्त होता है और उसके उदाहरण क्या है, ये तो हमें ज़रूर ध्यान रखने ही हैं। तो हमें यहाँ पर देखो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों समान 2 जगह हैं, एक तो दोनों द्रव हैं और एक दोनों ठोस हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हैं तो हमें इमल्सन प्राप्त होता है और उसके उदाहरण हैं दूध और फेस क्रीम। जब दोनों ही ठोस अवस्था में हो तो हमें ठोस सोल प्राप्त होता है और उसके उदाहरण हैं रंगीन रत्न पत्थर और दूधिया कांच। इस प्रकार ये दोनों जो हैं जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों एक समान हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहाँ से बनने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार आज हमने बात की कोलाइडी विलयन के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कोलाइडी विलयन से 100% हर बार प्रश्न पूछा जाता है और इस बार भी हो सकता है आप लोगों को प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% यहाँ से पूछा ही जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कोलाइडी विलयन के बारे में हमने जाना, कोलाइडी विलयन के गुण कौन कौन से हैं, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसका पृथक्करण हम कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हमने जाना है। कोलाइड विलयन जो है किससे मिलकर बना होता है, तो भी हमने जाना था कि कोलाइड विलयन जो है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। उसके बाद में हमने जाना कि कोलाइडी विलयन जो है परिक्षेपण माध्यम और की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार किस प्रकार हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस सारणी के द्वारा हमने जाना कि कोलाइडी विलयन को परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के हिसाब से कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। और प्रश्न इस सारणी में जो उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को देकर पूछा जा सकता है, अधिकतर वहीं से पूछा जाता है, फिर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में कोलाइडी विलयन की जानकारी होती है कंप्लीट। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं समाप्त। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप लोग अगर एनसीईआरटी 9th 10th 8th क्लास की साइंस को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को 6th 7th 8th 9th 10th एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.